माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 और उसमें हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये टॉपिक। इसके पहले हमने प्रोग्रेसिव वेव्स ये टॉपिक स्टडी किया था, वो क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ SHM हमने देखा था। पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में वो क्या रहेगा, ये सभी टॉपिक्स हमने लिए थे। तो वो पहले आप लोग स्टडी करो, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में भी थोड़ा बहुत मैं वो इक्वेशन यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। हालांकि आपके बुक में ये नहीं दिया है, ये इस टॉपिक को ज़रा गौर से देखो, क्योंकि आपके बुक में बहुत सारा टॉपिक स्किप किया है, मतलब उन्होंने लिया है बट ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं दिया है, जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट दिया है। मैं सब बताऊँगी आपको, इक्वेशंस ऑफ SHM क्या रहेगा, उसके लिए सभी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक ठीक से देखो। रिफ्लेक्शन के साथ साथ ट्रांसमिशन भी हम लोग स्टडी करेंगे और दोनों के लिए लॉन्जिट्यूडिनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, सेम उसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज हमने एक कंसिडर किया कि यहाँ पे हमने एक थ्रेड को टाई किया है और उस थ्रेड को हम लोग मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करने के बाद यहाँ पे वेव जनरेट होगी, राइट ना। तो वेव जनरेट होने के बाद वो वेव यहाँ पे जाके टकराएगी। तो ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। यहाँ पे वॉल पे जाके जब वो यहाँ पे हमने ये फिक्स किया है एक एंड और यहाँ से हम उसको मूव कर रहे हैं, तो ये वेव मूव यहाँ से ऐसे जाएगी और फिर यहाँ पे जाके टकराएगी। यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, वो टकराने के बाद वो उसी मीडियम में रिपीट आएगा, कम बैक टू द सेम मीडियम। जैसे कि लाइट होता है, लाइट ऐसे जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के ऊपर फॉल होता है और कम बैक इन द सेम मीडियम, उसी तरह। लेकिन लाइट हमें दिख रहा है, ये वेव जो है यहाँ पे जाएगी और उसी थ्रेड में से वो रिटर्न आएगी, उसी थ्रेड में वो रिटर्न होगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। मतलब कभी कभी वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल भी करती है, उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। मतलब जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं लगाया, यहाँ पे और एक थ्रेड लगाया, दूसरा थ्रेड लगाया और यहाँ पे इसको सेपरेट किया है एक दूसरे थ्रेड से, तो क्या होगा, ये वेव यहाँ से जाएगी, यहाँ पे वो टकराएगी, वो इस मीडियम में ट्रैवल करेगी, उस मीडियम में ट्रांसमिट होगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे थ्रेड नहीं, थ्रेड की जगह पे कोई वॉल है, कुछ है, वहाँ पे हमने फिक्स किया है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो टकराने के बाद उसी मीडियम में, मतलब उसी थ्रेड में से वो रिटर्न आएगी। जब वो थ्रेड में से रिटर्न आती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। जब दूसरे थ्रेड में ट्रांसमिट होती है, इसकी जगह पे हमने एक थ्रेड लिया, वो थ्रेड में ट्रांसमिट होगी तो उसको हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जब वेव एक प्रोग्रेसिव, ये कौन सी वेव है, प्रोग्रेसिव वेव। जब कोई प्रोग्रेसिव वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, इफ इट कम बैक इन द सेम मीडियम देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, एंड इफ इट इज ट्रांसमिट इन द अनदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन बोला जाता है उसको, राइट ना। तो क्या इसकी इंटेंसिटी चेंज होगी जब वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है या कम बैक हो रही है, तो उसकी एनर्जी, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है क्या, वो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बताती हूँ, उससे आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होगी। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे और भी ज़्यादा क्लियर होगी। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है और सेम रहती है जब एक वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे सेम रहती है और कौन सी चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे जब ये फिक्स्ड एंड होगा तो उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे, इसको हम रेयरर मीडियम कहेंगे। अभी रेयरर मीडियम किसको कहेंगे, डेंसर मीडियम, ये एग्जाम्पल लूँगी तब मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन फिलहाल इसको रेयरर मीडियम और इसको डेंसर कहा जाता है। मतलब सपोज कंसीडर करते हैं ये पतली वायर है, थोड़ी सी ये पतला थ्रेड है और ये बहुत ही घना थ्रेड है, बहुत ही ज़्यादा थिक थ्रेड है। तो ये जब वेव इस पतले थ्रेड में से ये मोटे थ्रेड में जाएगी, मतलब बड़े थ्रेड में जाएगी, तो क्या होगा, उसकी विड्थ थोड़ी बड़ी है, तो जब ये पतले में से इसमें जाएगी तो क्या होगा, ये डेंसर हो गया। देखो ये थोड़ा बड़ा है, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। अगर हमने इसको फिक्स्ड एंड कहा तो वो डेंसर मीडियम होगा, ये रेयरर मीडियम होगा। तो ऐसे यहाँ पे रेयरर मीडियम, मतलब जहाँ पे किसी वेव की वेलोसिटी कम होती है,
मतलब जाने के बाद अगर अभी देखो यहाँ से ये जा रहा है, इसको हम हिलाएं उतनी ही इंटेंसिटी से वो यहाँ पे आएगा, लेकिन इसका जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, थ्रेड छोटा था, पतला था, तो इजीली वेव ट्रैवल कर रही थी, स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पे थ्रेड बड़ा है तो डेंसिटी बढ़ गई तो वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग एक टेबल के ज़रिए समझेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह, पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के देती हूँ, डेफिनेशन आप लिख लो। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। When a progressive wave traveling through a medium reaches an interface separating two media, a certain part of the wave energy comes back in the same medium. The wave changes its direction of travel. This is called as reflection of a wave from the interface. ऑलरेडी मैंने आपको बताया, उसकी डेफिनेशन आपकी नोट्स में भी दी है, बुक में भी दी है, मैं लिख के नहीं देती, आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स निकालनी है तो लिख लो। लेकिन जो चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ उनको नोट डाउन ज़रूर करो, क्योंकि वो आपके बुक में नहीं दिया है। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा दिया है, बट जो इक्वेशन वगैरह मैं बताऊँगी उसको ज़रूर नोट डाउन करो। उसके बाद देखो रिफ्लेक्शन, ये एक ऐसा फेनोमेनॉन है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनॉन इन विच द साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कम्स बैक इन द ओरिजिनल मीडियम विथ स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। उसी मीडियम में वो वापस तो आता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी थोड़ी चेंज होती है, एनर्जी भी थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लॉस भी हो सकती है, एनर्जी ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो इंटेंसिटी के साथ साथ उसकी एनर्जी भी चेंज होगी थोड़ी बहुत। ओके, तो ऐसे रिफ्लेक्शन के फेनोमेनॉन को, ऐसे फेनोमेनॉन जो जहाँ पे वेव वापस आती है उसी मीडियम में, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो अभी इसकी डिटेल में हम लोग देखेंगे। डेंसर से रेयरर में गई तो क्या होता है, रेयरर में से डेंसर में गई तो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये टेबल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये टेबल आप लोग ज़रूर नोट डाउन करो, क्योंकि आपके नोट्स में ये नहीं है, और इससे आपको क्लियर भी होगा, ये कि टेबल से क्लियर होगा कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है। अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वेव जाएगी, टकरा के वापस आएगी उसी मीडियम में, मतलब यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। रेयरर है तो रेयरर ही रहेगा, डेंसर है तो डेंसर ही रहेगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या होगा, वेव जाएगी और दूसरे मीडियम में जाएगी, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे मीडियम चेंज होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी, अगर किसी मटेरियल में से वेव ट्रांसमिट हो रही है और अगर इसका रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में से अगर ये ट्रांसमिट हो रही है तो उसकी वेलोसिटी उसी मीडियम के लिए कांस्टेंट रहेगी। वो वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब वो वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है, उसके हिसाब से उसका स्पीड भी कम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में अगर मीडियम चेंज नहीं होता, उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होके कम बैक इन द सेम मीडियम, तो रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन ट्रांसमिशन में क्या होता है, वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जा रही है, और जब वेव एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वेलोसिटी का एक रिलेशन भी आप लोग याद रखो, क्योंकि आगे जाके आपको लगने वाला है, दैट इज v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा। यहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम f से भी डिनोट करते हैं, उसको हम n से भी डिनोट करते हैं। एक मिनट, ब्रैकेट में f ऑफ n हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को हम f से भी डिनोट करते हैं, n से भी डिनोट करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2πn, राइट ना, ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। उसके बाद टाइम पीरियड का भी एक रिलेशन है, वो क्या है, 1/n या 1/f, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चाहे मटेरियल कौन सा भी हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। किसी प्रोग्रेसिव वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी वह एक मीडियम में होती है उतनी ही दूसरे मीडियम में होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्शन में भी सेम रहेगी,
अगर दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसके लिए भी सेम रहेगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है लैम्बडा। अब देखो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये रिलेशन दिया है। एन यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं, सेम है, यहाँ पे भी सेम है। एन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो क्या चेंज होगा? ऑब्वियसली वेवलेंथ चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी सेम है, रिफ्लेक्शन में वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। लेकिन ट्रांसमिशन में वेवलेंथ चेंज होगी क्योंकि इसमें वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर एन कांस्टेंट है तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? वेवलेंथ। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल और डायग्रामेटिकली समझाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज फेज। फेज डिफरेंस हम बोलते हैं, फेज दैट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे फेज अगर फेज फाई इज इक्वल टू 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है कब? जब वेव कहाँ से कहाँ जा रही हो? डेंसर टू रेयरर। एक मिनट, इधर लिखती हूँ। जब वेव डेंसर टू रेयरर जा रही है तो वहाँ पे फेज क्या रहेगा? 0। दोनों में फेज डिफरेंस नहीं रहेगा, मतलब दोनों वेव, अगर एक वेव यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो आने वाली वेव भी यहाँ से ही स्टार्ट करेगी, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस क्या है? 0। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, ये 90 से तो ये भी 90 से, ये 180 से तो ये भी 180 से, दोनों में फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस क्या है? 0। लेकिन अगर वेव फाई इज इक्वल टू पाई होता है कब? जब वेव कहाँ से कहाँ जाती है? रेयरर में से डेंसर में जाती है, तो वेव फाई क्या होता है यहाँ पे? पाई, मतलब 180। मतलब क्या? एक वेव यहाँ से जाएगी और जब वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, कम बैक मतलब वापस रिफ्लेक्शन होगा उसका, तो आने के बाद जब इसका क्रेस्ट रहेगा तब इसका क्या रहेगा? ट्रफ। ये बात याद रखो, आगे एग्जाम्पल के वक्त में पूछूंगी आपको, अभी फिलहाल तो बस नोट डाउन कर लो, बाद में बराबर समझ में आएगा। देखो ये वेव गई और टकराने के बाद, यहाँ बॉल का टकराने के बाद रिटर्न आने के बाद जब इसका इस वेव का क्रेस्ट रहेगा उस वक्त इसका क्या रहेगा? ट्रफ। अब देखो यहाँ पे इतना जाने के बाद यहाँ पे एंगल कितना होता है? 180, मतलब कितना होता है? पाई। तो इतना जाने के बाद ये वेव का एंगल है, मतलब ये वेव स्टार्ट हुई है, इसका मतलब क्या? इन दोनों के बीच में ये पाई तक जाने के बाद इसका 0 स्टार्ट हुआ, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? पाई का। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होता है? पाई होता है, जब वेव कहाँ से कहाँ जाती है? रेयरर में से डेंसर में जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसमिशन में तो फेज डिफरेंस होता ही नहीं, ट्रांसमिशन में फेज डिफरेंस 0 ही, क्योंकि वेव सीधा सीधा जाती है, वेव में कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे ट्रांसमिट, बस उसकी वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी, लेकिन वेव ऐसी, सपोज यहाँ पे इस मीडियम में से इस मीडियम में जा रही तो ऐसी जाएगी वो, यहाँ पे फेज डिफरेंस होगा ही नहीं, बस इसका वेलोसिटी कम ज़्यादा होगा, स्लो होगी वेव। बाकी अगर रेयरर डेंसर टू रेयरर जा रही है तो नहीं, सॉरी, रेयरर टू डेंसर जा रही तो स्लो होगी, रेयरर टू डेंसर जा रही तो डेंसर टू रेयरर जा रही तो फास्ट होगी, ठीक है। ये हो गया फेज। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अभी एम्पलीट्यूड जो है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड इज डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस ऑफ एनर्जी। ये किसके ऊपर डिपेंड करे? इसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो ट्रांसमिशन हो, लेकिन एनर्जी की जो कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी, सो इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी। इससे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर चेंज हो, वेवलेंथ चेंज हो रही है, मतलब क्या चेंज हो रहा है? के भी चेंज हो रहा है, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे के भी चेंज हो रहा है, ऐसे उसका मीनिंग है। ये भी याद रखो, वेव नंबर, ठीक है। तो ये सभी बातें आप लोग नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल में पढ़ाती हूँ, ठीक है। ये टेबल आपके बुक में नहीं है, इसको जरूर नोट डाउन करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम।
देखो अभी एक एक पॉइंट, एक एक केस हम लोग देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहली केस में रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट लेंगे जिसको हम बोलेंगे बी, और इस रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग यहाँ पे हम लोग टाई करेंगे, इसको ए बी नाम दिया, ठीक है। इस ए को हमने यहाँ पे, बी को हमने यहाँ पे फिक्स किया है और ए को फ्री किया है, ठीक है। ये जो ये यहाँ पे फिक्स्ड एंड रहेगा, फिक्स्ड एंड। तो देखो ये जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे रेयरर का काम करेगी, दिस इज द रेयरर मीडियम, राइट ना, रेयरर मीडियम। और ये जो बी है ये होगा आपका डेंसर मीडियम, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो ये होगा डेंसर मीडियम। मतलब वेव अभी कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू, पहला पॉइंट, वेव ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। कहाँ से कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर। तो आपने यहाँ पे इसको मूव किया, ए को, स्ट्रिंग को मूव किया अप एंड डाउन, तो यहाँ पे एक क्रेस्ट क्रिएट हुआ ऐसे, ठीक है। एक ही क्रेस्ट की, एक्चुअली बहुत सारे क्रेस्ट अप ऐसी वेव जाएगी, बट हम एक ही क्रेस्ट की बात करें। तो ये क्रेस्ट यहाँ पे जाके इस बी के ऊपर टकराएगा। अब देखो पार्टिकल का एक्चुअल में होता क्या है, एक पार्टिकल क्या करता है, उसकी मोशन देता है, दूसरे पार्टिकल को ऊपर उठाता है। सिमिलर यहाँ का पार्टिकल इसको ऊपर उठाएगा, यहाँ का पार्टिकल इसको ऊपर उठाएगा, मतलब ऐसे पार्टिकल ऊपर उठाते हैं। तो वैसे ये पार्टिकल ऊपर उठाते उठाते यहाँ बी तक आएगा, और वो क्या करेगा, बी को भी ऊपर उठाने का काम करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और बी को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन होगा क्या, बी कौन सी पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में, और वो डेंसर है, फिक्स्ड है, वो हिलता नहीं है। तो कंसीडर करते हैं ये बहुत बड़ा पार्टिकल है बी, और ये छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे आया और उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको जाने के बाद, इसको टकराने के बाद वो खुद ही नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है। मतलब जैसे कि कोई बहुत बड़ा ट्रक है और उसको साइकिल जाके टकरा गई, साइकिल उस ट्रक को मूव करने की कोशिश कर रही है, बट साइकिल ही नीचे गिर गई, ऐसे उसका मीनिंग हुआ, राइट ना। तो सिमिलरली यहाँ पे वही हुआ, ये एक छोटा सा पार्टिकल इस बड़े बी के बड़े पार्टिकल को उठाने की कोशिश कर रहा है, बट खुद ही नीचे गिर गया। तो जब ये वेव यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी थी v, राइट ना। यहाँ से गया और यहाँ से आने के बाद वो यहाँ पे इधर से आने के बाद वो उसका जो क्रेस्ट है वो क्या बन जाएगा, अभी ट्रफ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टकराने के बाद वो पार्टिकल खुद नीचे गिर गया। इसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था बट खुद ही नीचे गिर गया, और खुद नीचे गिरने की वजह से जहाँ पे क्रेस्ट था वहाँ पे वो क्या बन गया, ट्रफ बन गया। सिमिलरली इसका उल्टा ट्रफ में होगा, जहाँ पे ट्रफ होगा वहाँ पे क्रेस्ट होगा। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, फेज डिफरेंस हुआ पाई, मतलब रेडियन का, बराबर ना। मैंने ऑलरेडी आपको टेबल में बताया फेज डिफरेंस कितना होगा। अगर आप ध्यान दे के सुनोगे तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई जितना फेज डिफरेंस होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका कितना है, दैट इज ए। तो इसका भी एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ, एम्पलीट्यूड ए ही है। लेकिन देखो जहाँ पे प्लस ए एम्पलीट्यूड है वहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस ए बन गया। तो ये हो गई इंसिडेंट वेव और ये हो गई रिफ्लेक्टेड वेव। तो इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो, इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव। ये आपके बुक में नहीं है, इसको भी आप नोट डाउन करोगे, इक्वेशन फॉर इंसिडेंट वेव। तो इंसिडेंट वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो वाई आई हम बोल सकते हैं। वाई आई यहाँ पे क्या रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ वेव हमने ऑलरेडी देखा है। इक्वेशन ऑफ वेव क्या है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें हो सकता है के एक्स इस साइड, ओमेगा टी इस साइड, बट फिलहाल ये इक्वेशन आप लोग याद रखोगे, दैट इज ओमेगा। निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए क्या साइन होता है, माइनस साइन होता है, एंड निगेटिव डायरेक्शन के लिए कौन सा साइन होता है, प्लस साइन होता है। देखो ये हो गया इंसिडेंट वेव का इक्वेशन। सिमिलरली इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, इक्वेशन फॉर रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव में क्या चेंज होगा, देखो रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज निगेटिव एक्स डायरेक्शन, वो इधर जा रही है, मतलब निगेटिव साइड में जा रही है। तो वाई आर क्या होगा, यहाँ पे ए देखो, ए क्रेस्ट है मतलब प्लस ए है, यहाँ पे ट्रफ है मतलब माइनस ए रहेगा,
ए रहेगा माइनस, एंड इक्वेशन क्या होगा, साइन जहाँ पे माइनस है वहाँ पे अभी क्या बनेगा, प्लस बनेगा। हमने निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस का इक्वेशन देखा है, तो यहाँ पे हमें निगेटिव के लिए क्या साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। ये बातें आप लोग याद रखोगे। तो ऐसे आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। सभी बातें मैंने बताने की कोशिश की है, इसको शॉर्ट में लिखते जाओ। वैसे डिटेल में आपकी बुक में उन्होंने दिया ही है, नोट्स में भी दिया है, तो इसको शॉर्ट में नोट डाउन करते जाओ, रनिंग नोट्स निकालते जाओ, ठीक है। और वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होती है क्या, नहीं। कौन सी चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी इधर जाते वक्त भी उतनी ही रहेगी और इधर आते वक्त भी उतनी ही रहेगी। वेलोसिटी नेवर चेंज, वेलोसिटी एज इट इज रहेगी। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फ्रॉम रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो रिफ्लेक्शन देखना है हमें। इसमें अभी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को हम एक ऐसी रिंग टाई करेंगे और वो रिंग को हम लोग स्ट्रिंग टाई करेंगे। समझ में आया क्या किया हमने, एक रिजिड सपोर्ट लिया, उस रिजिड सपोर्ट को हमने एक रिंग लगाई और रिंग को हमने स्ट्रिंग टाई की। तो ये हो गया आपका पॉइंट बी, ये हो गया आपका पॉइंट ए। अब ये फ्री एंड है, क्या है, फ्री एंड, मतलब इसमें से वेव इजीली ट्रांसफर हो सकती है, अंदर नहीं जाएगी यहाँ से ही, तो ये फ्री एंड हो गया। तो अभी देखो अब क्या होगा, अब जब आप लोग यहाँ पे वेव ट्रैवल करोगे तो यहाँ क्रेस्ट जाएगा, तो अभी फ्री एंड है, मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, अभी डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया एंड ये रेयरर मीडियम हो गया। मतलब वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी डेंसर में से रेयरर में। हमने देखा वेव जब डेंसर में से रेयरर में जाती है तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो वेव जब यहाँ से जाएगी तो उसकी वेलोसिटी v होगी, और जब वो रिटर्न आएगी तभी भी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उतनी ही होगी। मतलब यहाँ पे क्रेस्ट है तो वो उसका क्रेस्ट ही रिटर्न होगा, ट्रफ रिटर्न नहीं होगा। क्रेस्ट अगर है तो क्रेस्ट ही रिटर्न होगा। तो यहाँ से रिटर्न आते वक्त भी उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, v ही रहेगी। और इसका एम्पलीट्यूड a है तो इसका भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, a ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इंसिडेंट। देखो पहला पॉइंट आप लिखोगे, वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, वेव ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, वेव ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अभी यहाँ पे रिंग डाली है हमने तो रेयरर मीडियम आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, सेकेंड पॉइंट फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, फेज डिफरेंस कितना है, 0, क्योंकि इसका क्रेस्ट है इसका भी क्या है, क्रेस्ट है, तो फेज डिफरेंस 0 है। थर्ड पॉइंट आप लिखोगे इंसिडेंट वेव का इक्वेशन। क्या आएगा इंसिडेंट वेव का इक्वेशन, ए साइन, इधर पॉजिटिव मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स, पॉजिटिव के लिए माइनस, एंड रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज ए की जगह पे यहाँ पे ए ही आएगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का क्रेस्ट ही है। तो ए साइन ओमेगा टी, बस यहाँ ये निगेटिव साइड में जा रही है तो यहाँ प्लस के एक्स बनेगा, बाकी कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो बच्चों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, आपके नोट्स में नहीं है। वाई आई इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव उन्होंने दिया है। एक वेव ट्रैवल कर रही है, 2 sin 4x minus 8t is reflected at x is equal to 0 फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड। मतलब पहले वो फिक्स्ड एंड से ट्रैवल कर रही है, फिर फ्री एंड से रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव उन्होंने पूछा है। देखो एग्जांपल देके बताती हूँ। पहला हम लोग कंसिडर करते हैं फिक्स्ड एंड, ठीक है। तो यहाँ से वेव ट्रैवल करेगी, ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाई की और ये वेव ट्रैवल की। तो इसका इक्वेशन कितना हुआ, वाई आई इज इक्वल टू 2 sin 4x माइनस 8t। वेव या ऐसी जा रही है, ठीक है। तो वेव जब ये यहाँ से वापिस आएगी तो इसका क्रेस्ट और ट्रफ क्या होगा, फिक्स्ड एंड है तो इसका जो क्रेस्ट है, फेज डिफरेंस कितना बनेगा इसमें, 180 का, मतलब ये उसका ट्रफ बनेगा, राइट ना। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, इसके लिए रिफ्लेक्टेड वेव होगी -2, ये +2 है एम्पलीट्यूड, तो इसका अभी क्या हो गया -2 साइन, यहाँ पे क्या बनेगा 4x का 4x ही रहेगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है।
वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी क्योंकि मीडियम सेम है, मैंने आपको बताया है। तो ये 8 का 8 ही रहेगा, के टी है ना, ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, मतलब ओमेगा यहाँ पे चेंज नहीं होगा एंड के भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये भी -8 ही रहेगा। लेकिन ये वेव अभी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो ये माइनस का क्या बनेगा, प्लस बनेगा। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया इक्वेशन। ये हो गया फिक्स्ड एंड का। अब लेते हैं फ्री एंड का। फ्री एंड के लिए क्या होगा, देखो फ्री एंड का आपको पता है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमने क्या अभी लगाई, रिंग लगाई, और रिंग को हमने वेव ट्रैवल की। तो वेव जब यहाँ से ट्रैवल होगी तो इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इसका इक्वेशन भी सेम है। क्या इक्वेशन है, y i = 2 sin 4x - 8t, वही इक्वेशन आएगा। वेलोसिटी v है। अब रिंग में से ये वेव जब वापस आएगी तो इसका भी क्रेस्ट ही होगा। जब इसका क्रेस्ट, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, 0 होता है, तो इसका भी क्रेस्ट ही रहेगा। तो अभी y r = हमें क्या मिलेगा, वाई आर रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या मिलेगा, ये +2 है तो ये भी क्या होगा, +2 ही होगा क्योंकि क्रेस्ट ही है। तो ये 2 sin 4x, लेकिन ये अभी निगेटिव साइड में जा रही तो ये +8t बनेगा। यहाँ पे पहले माइनस था, अभी क्या हुआ, प्लस हुआ। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस रहेगा। बस उन्होंने यही पूछा है रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या रहेगा। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं। अभी मैंने बस रिफ्लेक्शन लिया है, मुझे अभी ट्रांसमिशन भी लेना है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का रिफ्लेक्शन भी लेना है। तो इसका और एक लेक्चर बनेगा, उससे रिलेटेड और एक न्यूमेरिकल हम लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।